आज की कहानी एक छोटे से गांव की है, जिस गांव का नाम गोपालगंज था। वहाँ दो दोस्त बहुत एकता और भाईचारे के साथ रहा करते थे। दोनों के धर्म तो बिल्कुल अलग थे, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल समान थी। जिनमें से एक दोस्त का नाम श्याम और दूसरे का करीम था। उनके घर वालों को दोनों की दोस्ती कुछ पसंद नहीं आती थी, क्योंकि वे दोनों अलग अलग धर्म और संस्कृति से संबंध रखा करते थे। अगले दिन करीम कहीं जल्दबाजी में जा रहा था। तभी उसकी माँ ने उसे रोक करके पूछा, अरे बेटा, इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है? कहीं तो अपने उस दोस्त श्याम के पास तो नहीं जा रहा है? वो क्या है ना अम्मी, शाम को कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है, इसलिए मैं उसे बस अड्डे तक छोड़ने जा रहा हूँ। कुछ देर में वापस आ जाऊंगा। इतना कहते ही करीम वहाँ से चला जाता है और करीम की माँ अपने काम में लग जाती है। वहीं दूसरी ओर श्याम का घर। अरे ओ मम्मी, कितना देर करोगी? मेरा बस का टाइम हो चुका है। इतना सुनते ही श्याम की माँ उसके पास आती है और कहने लगती है, अरे बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि उस मुस्लिम लड़की के साथ मत रहा कर। जानता नहीं है आजकल का जमाना कितना खराब है। क्या मम्मी, तुम भी? वो तो मेरा बचपन का दोस्त है, तुम तो जानती ही हो। हम दोनों की दोस्ती भाई के रिश्तों से भी बढ़कर है। अरे तू तो भोला है, उसकी मीठी मीठी बातों पे आ जाता है। बचपन की बात अलग थी, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो। अरे क्या मम्मी, तुम भी दूसरों की बातों पर इतना ध्यान देती हो। मैंने कितनी बार मना किया है, इनकी बातों को इतना सीरियसली मत लिया करो। अच्छा छोड़ो, जल्दी करो, तुम्हें पता है ना मुझे देर हो रही है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। हाँ बेटा, मैं अपना ध्यान रखूंगी। और हाँ, समय पर खाना खा लेना, भूलना मत। तभी दरवाजे पर करीम भी आ जाता है और दोनों एक साथ बस अड्डे तक जाने लगते हैं। अच्छा मेरे दोस्त, फिर जल्दी मुलाकात होगी। तुम्हारे जाने के बाद तो मैं अकेला हो जाऊंगा यार। हाँ भाई, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। और वैसे भी चिंता क्यों कर रहे हो? कुछ दिनों के बाद होली आ रही है, मैं वापस घर आ जाऊंगा तब तक। श्याम के चले जाने के बाद करीम मायूस होकर घर वापस आ जाता है और लेटे हुए उसी के बारे में सोच रहा था। अरे बेटा, तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो? अब तो वो शहर भी चला गया है, भूल जाओ उसे। तुम अपने धर्मों के लड़कों के साथ दोस्ती क्यों नहीं करते? वैसे भी जमाना ठीक नहीं है। अम्मी, तुम फिर से शुरू हो गई हो। श्याम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और उसकी तुलना तुम और लोगों से तो मत करो। तुम अब बच्चे नहीं रहे हो जो हर बात बतानी पड़े। जितना हो सके उससे दूर रहो, समझ आया? तभी करीम का चाचा वहाँ आ जाता है। अरे क्या खुसुर फुसुर चल रही है दोनों माँ बेटों में? जरा हमें भी तो बताओ, हम भी तो जाने। देखिए ना भाईजान, करीम को कितना समझाती हूँ कि अपने दोस्त श्याम से दूर रहे, लेकिन मेरी बात यह मानता ही नहीं है। करीम बेटा, तुम तो बहुत समझदार हो, अपनी अम्मी की बात मान लिया करो। वैसे भी उसके साथ रहने से तुम्हें कुछ फायदा नहीं होने वाला, बल्कि किसी न किसी दिन मुसीबत में पड़ जाओगे। फिर हमें आकर मत कहना कि हमने तुम्हें बताया नहीं। करीम चुपचाप इनकी बातों को सुन रहा था और वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि वो जानता था दोनों को समझाने से कुछ होने वाला नहीं है। समय बीतता गया और रमजान का महीना भी शुरू हो गया। इधर करीम की अम्मी और उसके अब्बू सभी इफ्तार के लिए एक जगह बैठ करके अपना रोजा खोल रहे थे। कुछ दिनों बाद
श्याम के घर वाले काफ़ी परेशान थे, जिसमें से उसकी माँ, उसके दादा, उसकी दादी यही सोच रहे थे कि गीता अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई। गीता श्याम की बहन थी, जो कि स्कूल तो पढ़ने गई थी और अभी तक घर वापस नहीं आई। इधर श्याम की माँ श्याम को कॉल लगाती है और गीता के बारे में बताती है कि वो स्कूल तो गई थी लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आई है। अरे मम्मी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी पता लगाता हूँ कि गीता आखिर कहाँ गई है। फिर श्याम अपने दोस्त करीम को कॉल लगा करके सारी बात बताता है और करीम को गीता को ढूंढने के लिए कहता है। श्याम, तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ हूँ ना, मैं गीता को ढूंढूंगा। आखिर वो जा भी कहाँ सकती है। इतना सुनते ही करीम भागा भागा गीता को ढूंढने लगता है। वो पूरे गांव में गीता को ढूंढ रहा था। तभी उसने देखा कि गीता अपने स्कूल के बाहर खड़ी थी। अरे गीता, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? इतनी देर हो गई है, घर वाले कितने परेशान हो रहे हैं। चलो जल्दी घर चलो। भैया, मैं अपनी सहेली के घर आई हुई थी, कब शाम हो गई पता भी नहीं चला। अब मुझे अकेले जाने में डर लग रहा था, इसलिए मैं स्कूल के बाहर खड़ी हो गई। अच्छा, छोड़ो इन बातों को, अब जल्दी घर चलो। घर वाले काफी परेशान हो रहे हैं, तुम्हें देखेंगे तो फिर उन्हें सुकून मिलेगा। कुछ हफ्तों बाद श्याम घर वापस आता है और सबसे पहले वह अपने दोस्त करीम से मिलने के लिए चला जाता है। तभी श्याम देखता है कि उसका दोस्त करीम खेतों में मजदूरी कर रहा है। उसे करीम को ऐसे काम करता देख बहुत बुरा लगता है। अरे मेरे दोस्त, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो तुम्हें खेतों में मजदूरी करनी पड़ रही है? और क्या तुमने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है जो अब ये कर रहे हो? अब क्या बताऊं तुम्हें, मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान हूँ। मेरे अब्बू की तबीयत कुछ दिनों से काफ़ी ख़राब चल रही है। उनके इलाज के लिए भी पैसे कम पड़ रहे हैं, इसीलिए मैं मजदूरी कर रहा था। मेरे होते हुए तुम इतने परेशान थे? मुझे एक बार तो बताया होता। तुम्हारे अब्बू भी तो मेरे पिता जैसे ही हैं। क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? इतना कहते ही श्याम करीम के अब्बू को हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है, जहाँ पे करीम के अब्बू का इलाज काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा था। इलाज अच्छे हो जाने की वजह से करीम के अब्बू की तबीयत भी ठीक हो जाती है। अरे करीम, तुम्हें पता है ना आज होली है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि शाम को हम दोनों मिल करके होली खेलेंगे। वहीं दूसरी ओर श्याम की माँ श्याम की सारी बातें सुन रही थी और इधर करीम की माँ भी करीम की बातें सुन रही थी कि वे आज दोनों मिलकर के होली खेलेंगे। हाँ तो भाई, प्लान कंफर्म रहा। आज हम दोनों वहीं मिलेंगे जहाँ हम दोनों बचपन में एक साथ खेला करते थे। श्याम को पहले से ही पता था कि आज करीम का रोजा है, इसलिए उसने करीम के लिए इफ्तार का इंतजाम पहले से कर रखा था। अरे मेरे दोस्त, मुझे पता है कि आज तुम्हारा रोजा है, इसलिए मैंने पहले से ही इफ्तार का इंतजाम कर रखा था। कुछ फ्रूट्स और पकोड़े भी हैं। वाह भाई वाह, तुम मेरे लिए इफ्तार का इंतजाम कर रहे थे और मैं तुम्हारे लिए रंग बिरंगे गुलाल लाया हूँ ताकि हम दोनों साथ में होली खेल सके। दोनों दोस्त इफ्तार के बाद होली खेलने लगते हैं और एक दूसरे को रंग लगा करके होली की शुभकामनाएं भी देते हैं। वहीं दूसरी ओर दोनों की माँ गुस्से में आ जाती है। अरे तुम्हें कितनी बार मना किया है कि करीम से कम मिला कर, लेकिन तुम हो कि मेरी बात मानते ही नहीं हो। अरे बहन, मैंने भी इसे काफी समझाया है, लेकिन ये मेरी बात सुने तब तो। मुझे परेशान कर रखा है। अब आप दोनों शुरू मत हो जाओ। तुम्हें पता है अम्मी, अब्बू का इलाज किसने करवाया है? श्याम ने करवाया है। हमारे अपने रिश्तेदार तो पीछे हट गए। जब मैंने उनसे मदद मांगी, किसी ने भी मदद नहीं की। हाँ मम्मी, तुम्हें भी तो पता नहीं होगा, जब गीता को घर आने में देरी हो रही थी तो सही सलामत गीता को घर किसने पहुंचाया था? करीम ने पहुंचाया था। पता नहीं अगर उस दिन करीम नहीं होता तो क्या होता। दोनों की बातें सुन करके उनकी माँओं को लगता है कि उनके विचार उनके लिए गलत थे
कोई भी रिश्ता धर्म से बड़ा नहीं होता। सबसे बड़ा रिश्ता प्यार और मोहब्बत का होता है। दोनों एक दूसरे को रंग लगा करके होली का त्योहार भी मनाते हैं। अंत में हम इस कहानी से यही सीखते हैं कि किसी अच्छे समाज का निर्माण हम खुद करते हैं। समाज बुरा या अच्छा नहीं होता, समाज में रहने वाले लोग से समाज का निर्माण होता है। अगर हम अपने दिलों में किसी के प्रति अच्छी भावना और प्रेम रखेंगे तो सभी आपस में एक साथ एक भाईचारे के साथ रह सकते हैं।